चलो देखो, अभी हमने कल कहाँ तक कर लिया था? हमने कल कर लिया था, ये वाले पार्ट तक कर लिया था जहाँ पर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की थी। और मैंने तुम्हें बताया था, देखो इस चैप्टर में हमें किस चीज़ पर फोकस करना है कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं। वो वाला पार्ट अलग है जहाँ पर हम क्वेश्चन को आता सबको होगा, ठीक है। ये वाले जो फॉर्मूलेज है ये एनसीईआरटी में भी है, लेकिन अप्लाई कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने इस केस में बताया था, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो कोशिश करो सबको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लो, क्योंकि एंड में ई से ही कैंसिल हो जाएगा। और वो ई से ही कैंसिल ऐसे नहीं है कि हम बस काट रहे हैं, ये बस एक शॉर्टकट है, ठीक है। डायरेक्टली हमें पोटेंशियल निकालने का, क्योंकि ई क्या होता है, चार्ज होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वैल्यू होती है उसकी। तो तीनों की तरफ वही वैल्यू आएगी, तो वो कॉमन आगे कट जाती है। उसका सिग्निफिकेंस ये है, ये मत समझ जाना कि हमने दोनों तरफ ई काट दिए तो वो वोल्टेज बन गया, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो बस एक शॉर्टकट है क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट करने का। अगली बात आ रही है, देखो अगली बात है हमारी इंटेंसिटी पे। इस पर देखो कैसे होता है। मैं तो एक बार देखो, अब इंटेंसिटी की बात आ रही है। इंटेंसिटी में हमें क्या होता है, देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है यूनिट एरिया पे, ठीक है। एनर्जी यूनिट एरिया पे देखो, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। तो अब यहाँ पर देखो, पर यूनिट एरिया की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम इंटेंसिटी क्या हो गया, एनर्जी, कोई अपने ये मत करो, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, इंटेंसिटी एनर्जी डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया, वो एरिया हो गया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ से मेरी क्या आ गई, इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का मेरा देखो, एनर्जी क्या होती है, एन एच न्यू होती है मेरी। तो क्या हो जाएगा, एन एच न्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू टी, ठीक है। हमें पता है, देखो हम क्या होता है, इंसिडेंट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या हम कांस्टेंट रखते होते हैं केमिस्ट्री में। फिजिक्स में हम दोनों को वेरिएबल रख सकते हैं, केमिस्ट्री में हम उसको कांस्टेंट रखते हैं। तो मेरी जो इंटेंसिटी हो गई वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स के। ये हमने कल कर दिया था। अब फोटो करंट की बात आती है, फोटो करंट को हम कैसे करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर तुम्हें दे सकता है, ठीक है। तो होगा क्या, मेरे जो फोटो करंट होता है वो क्या होता है, तुम्हें इतना तो पता ही है, चार्ज बाय टाइम होता है। करंट मेरा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो देखो, चार्ज अगर मुझे निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो वो एन ही हो गया, ठीक है। एक अगर इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज लेके जा रहा है, तो एन कितने लेके जाएंगे, एन ई। ये बच्चे वो मत करो, ठीक है। कहाँ गया, मैं वही कर लेता हूँ डिसेबल। तो अब देखो यहाँ पर, देखो अब देखो, यहाँ पर फोटो करंट की बात हुई थी, तो फोटो करंट मेरा क्या हो गया, एन ई बाई टी। अब देखो मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें क्या बताया था, एन बाई टी मेरा क्या होता है, ये वाला पार्ट मेरा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, रेट बताता है। तो एग्जामिनर तुम्हें क्या कर सकता है कि पिछले क्वेश्चन में तुमसे क्या निकलवाएगा, जैसे मैंने पीछे करवाया था एक क्वेश्चन जहां पर हमने पावर के का रेट निकालना था, तो वहां से एन बाई टी निकाल के वो तुम्हें क्या करंट निकालने के लिए दे सकता है। तो तुम्हें बस क्या कर देना है, एन बाई टी को मल्टीप्लाई कर देना है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, वहां से तुम्हारा करंट आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को पिछले लेक्चर में रिलेट करके देखो, पावर मेरा क्या होता था, एन बाई टी एस सी बाई लैम्डा। वहां से मेरा क्या निकल जाएगा, एन बाई टी की वैल्यू। उसके बाद वो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करवा देगा और तुमसे पूछ लिया फोटो करंट, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन, अगर हम दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करते तो हमारा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया। तो इस पर ध्यान देना। अब अगली चीज क्या आ रही है, देखो वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो करंट, ठीक है। ये हमने कल ये वाला पार्ट कर लिया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। अब देखो ये कोई स्क्रीन, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, देखो अब क्या है, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी का मैंने ये वाला फॉर्मूला कर लिया था कल, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया था। अब देखो उसके मैंने ग्राफ भी बनवा दिए थे, तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखना। दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो मेरी स्लोप आती है वो क्या आती है, एच। और इसमें जो स्लोप आती है मेरी, इस वाले के लिए भी मेरी जो स्लोप आती है वो क्या आती है, एच बाई ई। तो इस चीज पर फोकस करना, बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। और हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कभी नहीं कहते, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर वेरिएशन है, ठीक है। ये तो मैथ्स में तुमने पढ़ रखा होगा, जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं। बाकी जो नीट के हैं उनको अगर दिक्कत है तो अगर पेपर में आ जाता है कि इनका रिलेशन कैसा होता है,
तो कभी ये मत लिख देना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होता है, अगर मेरा एक पार्ट ये ना होता, ये वाला, ये फिर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकता था, लेकिन इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर वेरिएशन है। ठीक है, तो ये लीनियर वेरिएशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अब अगली बात आ रही है, देखो कि काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में क्या हमारा रिलेशन होता है, उसका क्या ग्राफ बनेगा। तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा, देखो इंटेंसिटी का मैंने तुम्हें बताया था, इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं होता, उसका लेना देना किससे होता है, इंटेंसिटी से हमारा क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। काइनेटिक एनर्जी किससे बढ़ती है, हमारी म्यू से, वो हमने यहाँ पर देख भी रखा है, देखो यहाँ पर ये बढ़ रही है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट है, देखो मार्क कर देता हूँ, देखो ये वाला पॉइंट है ना मेरा, ये वाला, ये मेरा क्या है, म्यू नोट है। क्यों, मतलब इससे पहले देखो कि हमारा कोई फोटोन ही इजेक्ट नहीं हुआ, तो ये जो मेरा पॉइंट जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो मेरा क्या होता है, वही मेरी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अब क्या होगा, इसके अंदर अब देखो, अब मैंने ये चीज, तो काइनेटिक एनर्जी जो मेरी है वो इंटेंसिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, वो क्या हो जाता है, पैरेलल टू हमारी एक्स एक्सिस आ जाता है। अब आगे देखो, ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल की पोस्टुलेट्स है, इन पर इतना फोकस मत करना, बस ये देख लो कि है क्या क्या। ठीक है, एक बार बस देख लो पोस्टुलेट क्या कहता है, एटम क्या मेरा न्यूट्रल है। ठीक है, तो एटम मेरा क्या हो गया, न्यूट्रल। उसके बाद क्या आ गया, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। देखो मेरे जो पोस्टुलेट्स है वो मुझे क्या बताते हैं, नंबर एटम जो मेरा न्यूट्रल है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व किस में करते हैं, फिक्स ऑर्बिट्स में, वो तुम्हें पता ही है। और ये वाली चीज को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत काम आता है ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला बहुत ही काम आता है, तो इस पर फोकस करना है, ये वाला रिलेशन पे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब देखो आगे क्या है, कि बस इलेक्ट्रॉन उन्हीं में रिवॉल्व कर सकता है ऑर्बिटल्स में जिनका इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा, h/2 का। तो इस रिलेशन को तो मतलब एक तरह से याद कर लो अच्छे से, क्योंकि ये रिलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो हमें मार्क्स स्कोर करने, और सबसे ईजी मेथड है ये मार्क्स स्कोर करने का, कि ऐसे जो रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको याद रखो। ठीक है, mvr=nh/2 ठीक है, तो अब देखो, अब अगली बात आती है, मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो ना लीडर लूजेज एनर्जी और ना ही वो गेन करते हैं, तो उनको इसलिए हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, जो मैक्सवेल ने कहा था ये बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा है। मैक्सवेल ने बोला था कि वो क्या एनर्जी रेडिएट करेंगे, लेकिन बोहर ने पहले ही बोल दिया कि मेरा जो मॉडल है उसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो रेडिएट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा कल वाला पार्ट था, अब कल वाले पार्ट पे हम एक दो क्वेश्चन थे वो दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन थे। तो देखो हमने जो कल किया था उस पर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर वाले, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाएगी कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जो हम कर रहे हैं क्लास में उससे बिल्कुल सेम ही होगा। ठीक है, क्यों, देखो कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स कोरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर, ये नीट 2014 का क्वेश्चन है। इसमें देखो एक तो सिंपल हो गया, एनर्जी निकालनी है, Sc/λ की वैल्यू पुट करो, सबको मीटर्स में वैल्यू पुट कर दो सबकी, और तुम्हारी क्या आ जाएगी, जूल्स में वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये हो गया पार्ट, लेकिन हम इसको इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं, जो मैंने कल तुम्हें बताया था, Sc की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट कर दो। ठीक है, उसके बाद लैम्डा की जो वैल्यू है, जो लैम्डा की वैल्यू है उसको क्या करो, नैनोमीटर में ही पुट कर दो, और फिर उसमें जो तुम्हारा आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा जूल में। ठीक है, ये वाले मेथड में तुम्हारा क्या होगा, जो ये वाला मेथड है इसमें तुम्हारा एक फायदा है कि तुम्हारा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला देखो, अब जो अगला क्वेश्चन है ये भी तुम्हारा प्रीवियस ईयर ही है, ये मेरे ख्याल से 2014 में आया था ये शायद। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है कौन सी ईयर में आया था, तुम्हारा प्रीवियस ईयर ही है। उन्होंने क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब इन अर्ग्स पर मोल इज गिवन एज। ठीक है, अर्ग्स पर मोल में हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो अब देखो हम इसको करने को उसमें भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन देखो यहाँ पर हमें निकालना अर्ग्स पर मोल में ही है। ठीक है, और डाटा भी सारा हमें अर्ग्स पर मोल के हिसाब से दे रखा है, तो हम डबल काम क्यों करेंगे, हमें एफिशिएंटली करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, देखो हमें एक फोटोन के लिए बात कर रखी है, तो हमें एक फोटोन का फॉर्मूला पता है क्या होता था, E/Na
इजिकल टू एस सी बाई लैम्डा। मैंने उस दिन तुम्हें कल थ्योरी में कराया था, परसों जो हुई थी क्लास, ठीक है। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए एन ए को इधर ले जाओ, सबकी वैल्यूज पुट कर दो, तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर कौन सा बन गया इसके अंदर, ये वाला ए। तो मेरा ये आंसर कौन सा हो गया, ए। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये वाला तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है। कितने सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम्हें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को घर पे जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखो, अब करना है हमें एनर्जी, ये अभी हम इसके बाद करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने वापस जो हमें आज पढ़ना है, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे, कल हमने यहाँ तक कर लिया था, देखो कल हमने ये वाले पार्ट तक कर लिया था, एनर्जी ऑफ फोटोन तक। अब देखो आज अब हमें कहाँ से उठाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रो, जो हमने बोहर अभी मॉडल्स पढ़ा है उसके अंदर के कुछ फॉर्मूलाज है, और ये फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करने हैं मैं तुम्हें अभी ये सिखाऊंगा। लेकिन ये फॉर्मूले को रिवाइज कर लो, क्योंकि एक तरह से अगर फॉर्मूले ही नहीं आते होंगे तो तुम कभी भी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। तो फॉर्मूला मेन चीज है। देखो इसको हम 3 यूनिट्स में लिख सकते हैं, किलो जूल पर मोल, जूल पर मोल है ये, ठीक है। ये गलती से एटीएम लिखा हुआ है, ठीक है, मिस प्रिंट है, तो ये मोल कर लेना, ठीक है। लेकिन तुम्हें याद कौन सा करना है, क्योंकि सारा तो तुम याद बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इतना भी ऐसा तो दिमाग है नहीं रट्टा मारते रहोगे। तो जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा याद करने की कोशिश, वो क्या है हमारा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद करना है, अच्छे से याद करना है। अगर कन्वर्ट करना पड़ जाता है तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसमें इसका रिलेशन क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। तो आराम से तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बस ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। -13.6 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें देखो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, अगर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने हैं मुझे, तो हम देखो ये कैसे करेंगे। स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1/2। ये क्या है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ स्पेक्ट्रम जब इलेक्ट्रॉन मिरर आता है फ्रॉम n2 टू n1, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है इस पे, सारे बच्चे आराम से इस पे कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगली बात क्या आ रही है, काम की बात जो है, जो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। कब डिक्रीज हो जाती है, अगर मान लो देखो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट लाइमन, लाइमन कौन सा होता है हमारा, जब उसकी ग्राउंड स्टेट क्या होती है 0, तो मतलब 1 होगी, n इज इक्वल टू 1। तो लाइमन बार्बर पार्शन ये हम कल करेंगे। आज अभी हम जिस पे फोकस करेंगे वो ये वाला पार्ट है। देखो हमें एक फॉर्मूला भी याद रखना है, थ्योरी वाला पार्ट तुम एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो, और जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें करवाऊंगा। लेकिन आज अभी हमारा फोकस होगा क्वांटम नंबर्स पे, ठीक है, क्योंकि उसमें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, भर भर के आते हैं, और वो बहुत ईजी होते हैं अटेम्प्ट करने, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, अगर हमें इंटेंसिटी बतानी है तो वो क्या हो जाती है, बस ये याद कर लो, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वैल्यू, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट लाइमन लाइन 2 से 1 अगर जाएगा इज ग्रेटर देन सेकंड लाइन जो 3 से 1 आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये मेरा क्या होता है, ये होते हैं, ये मेरा क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ठीक है। इसके मतलब क्या है, जब मेरा 2 से 1 आएगा, ठीक है, लाइमन हमारा काम क्या होता है जब ग्राउंड स्टेट 1 होती है, ठीक है। और अगर मेरा 3 से 1 आएगा तो जो मेरी ये वाली इंटेंसिटी है 2 से 1 वाली वो ज्यादा होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कम रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जो होगी हमारी इंटेंसिटी वो 2 से 1 वाली होगी, क्योंकि 3 पे जो होता है, 3 पे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे हम जैसे जैसे हायर एनर्जी पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो लोअर एनर्जी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो हायर इंटेंसिटी क्या होगी 2 से 1 वाली लाइन, क्यों, क्योंकि ज्यादातर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 में होंगे, 3 में कम होंगे, 4 में और कम हो जाएंगे, 5 में और कम हो जाएंगे, ऐसे 100, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो हमारा बात आ रही है एनर्जी डिफरेंस इज मोर एट लोअर लेवल। ये वाली बात को अच्छे से समझ लेना, होता क्या है देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, अब मैंने एनर्जी लेवल बनाई है, देखो ये मेरी n इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये मेरी 1 एनर्जी लेवल है। दूसरी मेरी कहाँ होगी 2 यहाँ होगी, ठीक है। 3 मेरी थोड़ा सा गैप कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे मेरा क्या होता है, गैप कम होता जाता है, और इन्फिनिटी पे जाके तो ऐसा हो जाता है कि सारी एक दूसरे में लाइंस मर्ज हो जाती है। मर्ज क्यों, मतलब बहुत कम गैप, मर्ज मतलब है कि नेग्लिजिबल डिफरेंस आ जाता है। और यही ऐसा होता है मतलब कि अगर हम n इज इक्वल टू 1 2 3 से स्टार्ट करें और इन्फिनिटी पे ले जाए, इन्फिनिटी पे मेरा क्या होता है, जो मेरी क्वांटम है, क्वांटम मेरा क्या बोलता है कि हर एक लेवल डिस्ट्रीक है, मतलब कि क्वांटाइज्ड है, और क्लासिकल क्या कहते हैं वो कॉन्टिन्यूस है। तो
अगर मैं बहुत हाई एन की बात करूँ, मतलब एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करूँ, तो मेरा क्या हो जाता है, क्लासिकल और क्वांटम मिक्स हो जाती है। मिक्स क्यों? देखो जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा, ये जो गैप है मेरा, ये वाला गैप है, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देखो यहाँ और कम हो गया, यहाँ धीरे धीरे जाके तो ऐसा होगा कि एक दूसरे में मर्ज होगी सारी, मतलब ऐसे हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर गैप इतना कम हो गया कि देखने में वो क्या मेरे को लाइंस लग रही है कॉन्टिन्यूस। और क्लासिकल जो मैकेनिक्स है वो यही बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूस होती है लाइंस। तो वहां पर क्या हो जाता है, अगर कोई पेपर में क्वेश्चन आ जाए क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ पर सेम पड़ जाती है, तो उसका आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा जब हम n इज इक्वल टू इन्फिनिटी या बहुत बड़ा, या बहुत बड़ा मतलब कि इन्फिनिटी के बराबर ही अगर हम n की वैल्यू ले लेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, क्लासिकल जो क्वांटम है वो अप्रोच कर जाएगी क्लासिकल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, अगली चीज क्या आती है, एनर्जी ऑफ क्वांटम एमिटेड। ठीक है, अब देखो अभी हमने ये फॉर्मूला अगर कर लिया, खुद बताओ, तुम्हें हर एक फॉर्मूले को याद नहीं करना, समझो। ये वाला अगर मैंने फॉर्मूला कर लिया, ये मेरा किसी भी एन शेल में एनर्जी है किसी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अगर मैं दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना, तो क्या करना है, बस दोनों को माइनस कर दो, और माइनस करने पे क्या होगा, देखो माइनस करने पे क्या होगा, वन, ये वाला पार्ट लो, देखो ये क्या किलो जूल पर मोल में, लेकिन हमें क्या ज्यादातर बात करनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमारा फोकस इसी पे होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर। तो दोनों को माइनस ही करना है, ये कॉमन आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कॉमन, और ये मेरा क्या हो जाएगा, अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, एनर्जी एमिटेड, एनर्जी ऑफ क्वांटम एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन रोज फ्रॉम n2 टू n1। ठीक है, इतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा। ठीक है, अब देखो अगली बात क्या आती है, देखो अब अगर हमने एनर्जी निकाल ली, ठीक है, लेकिन हम हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रा केस में ज्यादातर जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वो वेव नंबर पे बेस्ड होता है, ये वेव नंबर पे। ठीक है, तो वेव नंबर में क्या करना होता है, देखो पहले हमने ऊपर एनर्जी निकाली, ये रहा एनर्जी, ठीक है, डेल्टा ई, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वहां से हम वेव नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन तुम्हें डेरिवेशन पे तो नहीं जाना, तो तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए, सीधा ये वेव नंबर वाले पार्ट में। ठीक है, तो वेव नंबर क्या होता है मेरा, आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या होता है मेरा, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 109678। ध्यान रखना यहाँ पर ये पर सेंटीमीटर होती है, तो मेरा वेव नंबर भी जो आता है वो पर सेंटीमीटर में आता है। ठीक है, तो टीचर तुम्हें यहाँ कैसे कंफ्यूज करता है, यूनिट्स के साथ खेलने लग जाता है वो। ठीक है, तो ध्यान रखना जो मेरा वेव नंबर आता है वो पर सेंटीमीटर में आता है। ठीक है, उसको भी बाद में कन्वर्ट करना भूलना मत। ठीक है, तो इस चीज को याद रखो, ये 109678 पर सेंटीमीटर है। अब अगली बात देखो, अब अगली चीज जो आ रही है वो क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इस पर तुम्हें क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अगर मुझे रेडियस निकालनी है, ठीक है, देखो एक मिनट रुको, अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि तुम देख सको। ये देखो, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अब देखो रेडियस अगर मुझे nth ऑर्बिट की निकालनी है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये मेरा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को ऐसा कर लो कि ये तुम कभी भी ना भूलो, क्यों, क्योंकि इस पर बेस्ड हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। लगा लो कि तुम्हारी किस्मत ही खराब होगी जब ये क्वेश्चन नहीं आए, तो इस क्वेश्चन को पक्का मार्क कर लो कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आना ही है। तो मेरा आर एन का फॉर्मूला क्या होगा, किसी भी शेल की रेडियस का फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, आर नोट एन स्क्वायर बाय जेड। तो इस चीज को पर फोकस करो, एन स्क्वायर बाय जेड पर, इस वैल्यू को कभी भी नहीं भूलना। ठीक है, एन स्क्वायर बाय जेड को, इसका रिलेशन क्या होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है मेरा, वी नोट जेड बाय एन। तो ये दोनों क्या इनवर्स रिलेशन है, प्लस यह एन का स्क्वायर होता है और ये एन के ऊपर का कोई स्क्वायर नहीं होता, एन की पावर वन होती है। तो इन दोनों रिलेशंस को अच्छे से कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला आर वाला, ठीक है, वी वाला भी करना है, लेकिन इसको तो कुछ कभी नहीं भूलना, मतलब भूल जाओ कि तुम्हें ये चीज भूलने भी है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो मेरी वेलोसिटी अगर nth ऑर्बिटल की निकालनी है, वो क्या होते हैं, वी नॉट जेड बाय एन। तुम ये चीज अगर भूल भी जाओ, बस ये ध्यान रखो कि जेड बाय एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये क्या एन स्क्वायर बाय जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज को कभी मत भूलना। अब अगली बात देखो क्या आ रही है, अगली बात आती है इसकी।
अभी दिखा देता हूँ कहाँ गया ये। अब देखो, अब अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है ये, इन nth ऑर्बिटल। अगर मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है तो क्या कर देना है मुझे, कुछ भी नहीं, वेलोसिटी जो है मेरी nth ऑर्बिटल की, ठीक है, nth ऑर्बिट की, उसको डिवाइड कर दो उसके एरिया से, वो क्या है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो vn वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट और डिवाइडेड बाय 2πrn, मतलब सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ दैट शेल, ठीक है। तो rn की वैल्यू पुट करनी है vn की, तो मेरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन nth ऑर्बिट, ठीक है। तो इसको भूलना मत, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अगली चीज क्या आ रही है, ये मोजलेस वर्क था, कुछ भी नहीं था, उसने बस क्या बोल दिया था, जो मेरा ये इसका अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जेड के, और वहीं से हमारा क्या पीरियोडिक टेबल में एक चेंजेस आए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, मोजले ने किस पे वर्क किया था, एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। तो हमें एटॉमिक नंबर वाली चीज कौन लेके आया था, हमारा मोजले लाया था। अगली बात क्या आती है, एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है, सिंपल है, कुछ भी नहीं, मास नंबर इंटू उसकी कितनी परसेंटेज है, मोल फ्रैक्शन, और उनका सबका सम कर दो। मतलब कि मान लो मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन निकालना है, तो वो मेरे पास दो आइसोटोप्स होते हैं उसके, क्लोरीन के मेरे पास दो आइसोटोप्स होते हैं, एक कौन सा होता है 37 वाला, और एक होता है 35 वाला, ठीक है। तो वो मेरा क्या हो गया, उसका ए हो गया, ए मेरा क्या है, मास नंबर ही है, तो 37 इंटू उसका क्या बताना है यहाँ पर, वो कितना प्रेजेंट है, तो 37 इंटू क्या हो जाएगा, उसका मोल फ्रैक्शन या कितना वो परसेंटेज अवेलेबल है। हमें पता है 37 वाला कितना परसेंटेज होता है 25, और ये कितना होता है 75, तो क्या हो जाएगा 37 इंटू 25 प्लस 35 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 75, 100 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं तो मेरा आंसर क्या आ जाता है, 35.5 आ जाता है। तो इस चीज को मत भूलना, ये एक फॉर्मूला होता है, वैसे तुम मोल कंसेप्ट में भी पढ़ोगे, जितेंद्र सर पढ़ाएंगे, उसमें भी आएगा ये, ठीक है। अगला क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है किसी भी ऑर्बिट में, वो क्या होता है, NH/2π। ये मैंने तुम्हें अभी बोर्स मॉडल की जो पोस्टुलेट पढ़ाई थी उसमें भी बताया था, तो ये चीज दोबारा आ गई, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, ठीक है। अब आगे देखो, अब हमें क्या पढ़ना है, देखो आगे जब हमें पढ़ना है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली पे आने से पहले हम उस पर थोड़े से क्या देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब आ गया कि हमें कैसे बोहर मॉडल के ऊपर, जो भी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया रेडियस का, मैंने कहा इसको भूलना मत, जिंदगी में मत भूलना उस फॉर्मूले को। तो उसको कैसे करना है, देखो अब मुझे ग्राफ, देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले में भी पढ़ाया था, ठीक है। क्वेश्चन तो तुम कर लेते हो, प्रैक्टिस ही करने होते हैं, वैल्यूज पुट करनी होती है, लेकिन तुम क्या नहीं करते हो, तुम उसे ग्राफिकल वाले क्वेश्चंस को छोड़ देते हो। तो इसलिए हम ग्राफिकल पे पार्ट पे फोकस करें, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता कैसे करना है, ठीक है। तो अब देखो, ग्राफ रिलेटेड टू बोहर्स मॉडल। अब क्या है, मैंने तुम्हें बताया था कि जो रेडियस आई थी वो क्या आया था, हमारा 0.509 एन स्क्वायर बाय जेड। तो वो 0.509 तो मेरा कांस्टेंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आर एन जो है वो मेरा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर बाय जेड के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बोल सकते हैं। तो अगर अब मुझे ग्राफ निकालना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो देखो ग्राफ बनाने में मेरा कैसा बनेगा, आर एन और एन का, देखो एक ही टाइम पर हम एक कोई कांस्टेंट रख सकते हैं और दूसरा क्या हो जाता है मेरा वेरिएबल, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में, इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में मैं क्या करूं, z को क्या कर दूं कांस्टेंट, z को कांस्टेंट कर दिया, तो ये भी मेरा कांस्टेंट में चला गया। तो अब मेरा जो आर एन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एन स्क्वायर के, ठीक है। तो अब देखो आर एन और एन के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, अगर मैं बनाना चाहूंगा, देखो दो बन सकते हैं, एक तो मैं डायरेक्टली बना दूं आर एन वर्सेस एन, ठीक है। तो इसका मेरा ग्राफ क्या बनता होता है, ऐसा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये एन स्क्वायर था, हमने एन की वैल्यू मतलब एन को मानना है, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। अगर मैं एन स्क्वायर के साथ बना दूं, तो एन स्क्वायर के साथ मेरा ग्राफ क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ग्राफ के बारे में पहले वो भी बता देता हूँ, देखो पहले देख लो क्या होता है, देखो मेरा y प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ मेरा होता है ऐसा, ठीक है, ऐसे जा रहा है। y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का मेरा ग्राफ होता है ऐसा, जैसे भी मैंने अभी पहला क्वेश्चन ही कराया। y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर का मेरा ग्राफ होता है नीचे की तरफ, बनेगा ऐसा ही, इसके जैसा ही।
लेकिन वो क्या होगा, बस नेगेटिव वाला होगा, नेगेटिव पोर्शन में, क्योंकि यहाँ माइनस है। और देखो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ मेरा कैसे बनता है, ऐसे। ठीक है, तो अब इसमें देखो, अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पर देखो, मैंने अगर आर एन और एन के बीच में ग्राफ बनाया तो मेरा z कांस्टेंट हो गया। तो अब देखो मेरा आर एन और एन के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होगा, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, ये जा रहा है ऐसा। अब मेरा देखो आर एन वर्सेज एन स्क्वायर बनाना है, एन स्क्वायर मतलब अगर मेरा स्क्वायर भी है लेकिन मैंने एन स्क्वायर को ही क्या मान लिया, एक तरह से एक्स, एक्स ही माना है, तो मेरा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे क्या बनता है, अगर अब मुझे बनाना है, इसी के बीच में ग्राफ है आर एन, और अब z के बीच में बनाना है, मैंने n को क्या कर दिया, कांस्टेंट। ठीक है, वो क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करेगा, एक को कांस्टेंट करके ही देगा तुम्हें। तो मेरा देखो ग्राफ कैसा बन जाएगा, देखो ग्राफ मेरा बन जाएगा, आर एन और z के बीच में बनाना है। तो देखो इधर मेरा ये वाला पार्ट क्या हो गया, कांस्टेंट में चला गया, तो ये तो हो गया, मतलब मेरा आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z हो गया। अब देखो अगर मैं आर एन वर्सेज 1/z का ग्राफ बनाऊंगा, मतलब z का, ठीक है, तो मेरा कैसा बनेगा, ऐसा। लेकिन अगर मैं 1/z को ही x मान लूं, मान लो मुझे यहाँ पर जो भी गिवन है ना, अगर मैं उसको x पूरे को x मान लेता हूँ, तो मेरा ग्राफ कैसा बन जाता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन और स्ट्रेट लाइन। तो इस बात पर ध्यान देना, अगर मैं इस पूरे को x मान के x एक्सिस पे प्लॉट कर देता हूँ तो वो मेरा स्ट्रेट लाइन बन जाता है। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ, z को क्या कर रहा हूँ, जो मेरा z है उसको मैंने x माना है, तो मेरा ग्राफ किसके बन गया, y इज इक्वल टू 1/x का। तो 1/x का मेरा ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। तो ये दो तीन ग्राफ्स हैं, इनको याद कर लेना कि इनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, आगे बढ़ते हैं, ये मैंने करा दी। अगर अब मुझे वेलोसिटी के लिए ग्राफ बनाना है, बिल्कुल सेम तरीके से बनाना है। देखो अब मेरा वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा मेरा, अब देखो अगर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो, अब मैंने z को कांस्टेंट कर दिया, तो अगर मैंने z को कांस्टेंट कर दिया तो मेरा देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोकस करो, अगर मैंने z को कांस्टेंट कर दिया, देखो ये वाले पार्ट को कांस्टेंट कर दिया, तो मेरा क्या हो जाएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। ठीक है, और अभी मैंने पीछे भी इसका ग्राफ बनाया है, तो क्या हो जाएगा फिर ये, देखो मेरा कौन क्या बन जाएगा, ये v और 1/n के बीच में ग्राफ, वो मेरा कैसा होता है, ऐसा। अभी मैंने पीछे भी इसका ग्राफ बनाया है, लेकिन अगर मैं 1/n को ही x मान लूँ तो मेरा क्या बन जाता है, vn क्या बन जाता है, y इक्वल टू x का ग्राफ, और वो मेरा कैसा ग्राफ जाता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब मुझे क्या करना है, सेम ही चीज चलती रहनी है हर एक उसके केस में। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर n को कांस्टेंट रख देना है। ठीक है, n को कांस्टेंट कर दूंगा मैं, तो n को कांस्टेंट कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, z बन गया, तो वो मेरा y इक्वल टू x ग्राफ बन गया और मेरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ग्राफ। देखो अभी ग्राफ तुम्हें सारे प्रैक्टिस करने हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। अब अगली अगली चीज जो आ रही है एनर्जी के लिए, एनर्जी का मैंने अभी तुम्हें देखो ये फॉर्मूला पढ़ाया था, जो अभी मैंने ऊपर पीपीटी दिखाई थी एक, जिसके अंदर सारे फॉर्मूले थे, एन मैंने कहा था इसको याद रखो, उसके ग्राफ कैसे बनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चे बहुत गलत कराते हैं। ये देखो यहाँ पे आगे क्या है, मेरा माइनस चार्ज है, इस चीज पर फोकस करो, ये मेरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर अब मैं z को कांस्टेंट करता हूँ, ये वाले पार्ट को कांस्टेंट कर रहा हूँ, ये z को, तो मेरा en डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर आ जाएगा। और en और n स्क्वायर का ग्राफ में मैंने तुम्हें बता रखा है कैसा बनता है मेरा। देखो पीछे भी मैंने तुम्हें यही चीज कराई थी, वहां कैसा बना था, देखो ऐसा बना था ये, ऐसा। वो लेकिन तब था जब मेरा क्या आया था, पॉजिटिव था, ये मेरा पॉजिटिव था, लेकिन ये मेरा क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने की वजह से मेरा क्या बन गया, ये नेगेटिव एरिया में चला गया, बना ऐसा ही, बस वो उसकी मिरर इमेज बन गई। मिरर इमेज कैसे, क्योंकि वो यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ है। तो इस ग्राफ को मत भूलना। अगला देखो, अगर मैं en और 1/n स्क्वायर का ग्राफ करता हूँ, तो 1/n स्क्वायर आपस में अपने आप में क्या हो गया, एक्स की टर्म में मैंने वैल्यू पुट कर दी, मतलब एक्स को मैंने 1/n स्क्वायर मान लिया, तो इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा, सॉरी, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन उसकी क्या होगा, वो कौन से एरिया में होगा, नेगेटिव वाले, क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये नीचे की तरफ बनेगा। तो बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, तो इस चीज पर फोकस करना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो
अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे। अगर मैं n को कांस्टेंट कर देता हूँ, ठीक है, अब n को कांस्टेंट कर दिया अगर मैंने, तो अब ये तुम अपने आप देख लेना, मैंने बहुत सारे ग्राफ करा दिए, हम आगे बढ़ते हैं। n को अगर मैं कांस्टेंट करता हूँ तो मेरा en डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं z के साथ ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, और अगर z स्क्वायर के साथ तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन ही होगा, ठीक है। अब देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो मतलब ये तुम्हारे आधे क्वेश्चन को बहुत ही छोटा कर देगा। कैसे? ये देखो, ये मेरा जो है ना रिलेशन, इसको याद कर लो। जैसे मैंने ऊपर 2-3 रिलेशन बोले थे याद करने के लिए, इनको भी याद कर लो, मतलब क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये तुम्हारा आधा काम कर देगा। मतलब अब मेरी टोटल एनर्जी देखो क्या होती थी मेरी, -113.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये होती थी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है मेरी, वो उसका नेगेटिव होता है। मतलब क्योंकि मैं देखो, मेरी टोटल एनर्जी क्या नेगेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, माइनस होती है उसका, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या हो जाता है, पॉजिटिव ऑफ टोटल एनर्जी। अब बात आ रही है, देखो अब बात क्या आ रही है मेरी, यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है मेरा, वो क्या है मेरा, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मेरा क्या है, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, तो उसका डबल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -27.2 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना, जैसे जैसे हम एन की वैल्यू बढ़ाते हैं तो मेरी एन टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है। इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि मेरा क्या होता जा रहा है, नेगेटिव साइन की वजह से। वैसे तो हमारी क्या हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, लेकिन वो नेगेटिव साइन की वजह से, हमें पता है जितनी छोटी नेगेटिव वैल्यू होती है वो उतना ही बड़ा होता है। देखो -13 छोटा होता है एज कम्पेयर टू -4, क्योंकि वो नेगेटिव साइन के साथ है। जितना नेगेटिव जाता जाएगा वो उतना ही कम हो जाती है वैल्यू, मैथ्स में हम पढ़ते हैं। तो क्या हो गया, -3 मेरा क्या हो गया, बड़ा होगा एज कम्पेयर टू -13, ठीक है। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, देखो यहाँ पर ही मेरी एन की वैल्यू बढ़ी, तो मेरी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। पहले अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, -13.6। 2 पुट करता हूँ तो -13.6/4। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरी वैल्यू नेगेटिव में क्या होगा कि छोटी वैल्यू आ रही है, और नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है एज कम्पेयर टू जो हमारी नेगेटिव में बड़ी वैल्यू होती है, ड्यू टू दैट नेगेटिव साइन। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी भी समझ लो। देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस शेल ऑफ एटम, ठीक है। हमें बैलेंस शेल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन हमें पता है हाइड्रोजन एटम में बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो भी फर्स्ट शेल में होता है। तो जितनी एनर्जी हमें उसे निकालने के लिए देनी होगी, वो किसके इक्वल होगी, जितनी उसकी एनर्जी फर्स्ट वाली शेल की होती है। और वो कितनी होती है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एन की वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि फर्स्ट शेल है, तो क्या हो गया 13.6 जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -13.6, क्योंकि ये उसका, देखो उसकी अपनी एनर्जी है -13.6 है, ठीक है। अगर मुझे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे उस उतनी एनर्जी पॉजिटिव में देनी पड़ेगी। इस वजह से जो मेरा एनर्जी आ जाता है आयनाइजेशन एनर्जी, वो क्या हो गया, पॉजिटिव, जो कि 13.6 जेड स्क्वायर है। अब बात आ रही है, देखो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए मेरी क्या होगी, 13.6 जेड स्क्वायर एनर्जी, विच इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करते हैं तो हमें बस कुछ भी नहीं कर देना, अगर हमें किलो जूल पर मोल के लिए निकालना तो बस मल्टीप्लाई कर देना 96 किलो जूल पर मोल से। अब देखो बात आ रही है बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है। देखो, एनर्जी जो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को गिवन एनर्जी शेल में से निकालने के लिए, और जो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी थी वो क्या थी, हमें किस में से निकालना है, फ्रॉम द वैलेंस शेल। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें बाहर वाली शेल से निकालना होगा, उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और अगर हमें किसी भी शेल में से निकालना है, ठीक है, कहीं पर भी भेज रहे हो उसे, उस शेल में से निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या होती है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है, अगर हमें वैलेंस शेल में से निकालना है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, और अगर हमें गिवन एनर्जी शेल में से निकालना है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। देखो, तो मेरी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो गई, ठीक है। और मेरी जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो क्या थी, 13.6 जेड स्क्वायर थी। क्यों, क्योंकि हमें पता था फर्स्ट शेल में ही होता है उसमें, तो उसके अंदर हमने एन की वैल्यू ऑलरेडी 1 पुट कर दी थी, लेकिन यहाँ पर तो वो किसी भी शेल में हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, मतलब कि हमें कोई क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर में,
कि बाइंडिंग एनर्जी और जो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू कब इक्वल होती है, हम दोनों सेम कब बोल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, जब n=1 की बात कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी वो क्या होती है, इक्वल ही होती है। अब देखो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में कितनी एनर्जी देनी पड़े, उसको एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। और डी एक्साइटेशन क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे वाली लेवल पे आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, उसको हम डी एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट, ये प्रीवियस ईयर ही है। द एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम दे रखा है। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट निकालनी है, 2005 में क्वेश्चन आया था तुम्हारा। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, देखो z की वैल्यू तो सेम होगी। ठीक है, हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो z तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट में चला गया। तो E2/E4 क्या हो जाएगा मेरा, N4/N2 के इक्वल। तो मेरी E4 की वैल्यू क्या आ जाएगी सबकी, देखो E2 तुम्हें गिवन है, N2 को पता है 2 होती है, N4 क्या होता है 4, तो मेरा -82 किलो जूल पर मोल हो जाएगा और आंसर मेरा क्या हो जाएगा बी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्या है, हु मॉडिफाइड बोहर्स थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग एलिप्टिकल ऑर्बिट फॉर इलेक्ट्रॉन पाथ। तो ये याद रखना, सोमरफील्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर में नहीं एलिप्टिकल में भी घूम सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर में ही है। अब देखो अगला क्या है, मुझे रेडियस निकालनी है हाइड्रोजन एटम की इन ग्राउंड स्टेट। द रेडियस ऑफ लिथियम 2+ कितनी होगी। ठीक है, अगर मुझे लिथियम 2+ की क्या निकालनी है, ग्राउंड स्टेट में निकालनी है एनर्जी, तो क्या होता है R0 = n²/z, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, z की वैल्यू लिथियम की क्या होती है 3, तो वो वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तुम एक चीज क्या गलती कर सकते हो, देखो इधर देखो, ध्यान दो, तुम यहाँ पर चार्ज कई बार पुट कर देते हैं बच्चे कि 2+ दिखे और यहाँ पर 2 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा z आना है और लिथियम का z क्या होता है हमारा 3 होता है, तो इस चीज पर फोकस करना। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, ये मेरा क्या है, इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दे रखी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। देखो इससे तुम्हारा क्वेश्चन एक विदिन 1 सेकंड हो जाएगा ये तो। अगर मुझे क्या दे रखा है, टोटल एनर्जी दे रखी है, मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो मेरा क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा +3.4, और मेरा आंसर देखो 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा अगर हम इस रिलेशन को याद रख लेते हैं। तो तभी मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं तुम्हें, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि क्या आता है, सेम ही चीज होती है वो। ठीक है, अब देखो अब हम बात कर रहे हैं डी ब्रोगलीज की। डी ब्रोगली ने क्या कहा था, वो ऐसा बंदा था जिसने बस कॉमन सेंस लगाई। कॉमन सेंस कैसे लगाई, उसने बोला अगर जो मेरे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है वो क्या, अगर वो ड्यूअल नेचर एग्जिबिट कर सकते हैं, तो हम जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो भी ड्यूअल नेचर एग्जिबिट कर सकते हैं। कि मतलब हम जो पार्टिकल है उनका भी वेव नेचर हो सकता है, लेकिन हुआ क्या था, हमारी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है जो कि नेग्लिजिबल सी होती है, तो हम उसको नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसलिए जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो बस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे ही अप्लाई होती है। क्यों, क्योंकि हमारी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इसको हम देख भी नहीं सकते। ठीक है, अब देखो ये तो उसका एक फॉर्मूला दिया था उन्होंने, ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, तुम्हारी बुक्स में भी होगा, लैम्डा =h/mv। तो लैम्डा क्या हो गया, mv मेरा क्या होता है मोमेंटम होता है, तो मेरा क्या हो गया h/t। ठीक है, और इस चीज में ध्यान रखना मास हमेशा केजी में पुट करना है, बच्चों को ग्राम में पुट करने की आदत होती है और गलत कर देते हैं, मास इन केजी, इसको मार्क कर लो दिमाग में बिल्कुल अच्छे से। अब देखो डी ब्रोगली इक्वेशन का एक और फॉर्मूला होता है, मतलब एक और तरह से हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। हमने क्या मोमेंटम को किस में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में। कैसे किया, देखो अगर मैं एम वी का स्क्वायर कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा m²v²। ठीक है, और मैं 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा ½ m²v²। ठीक है, और मेरा ½ mv² क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया था इससे 2 आ गया, और m²v² में से m निकाल लेंगे वो m आ जाएगा, तो मेरा क्या बन गया √h²/2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो डायरेक्ट भी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इसको भी जरूर याद करना। ठीक है, अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें तो बहुत ही मतलब ये लगा लो कि ये क्वेश्चन जो इस पे बनते हैं बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन इनकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है एग्जाम में आने की। किसने क्या बोला था कि हम एक ही टाइम पर किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन नहीं निकाल सकते प्रिसाइसली, मतलब एक ही साथ में नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हम उसको उसकी पोजीशन ढूंढने जाएंगे ना, पोजीशन ढूंढने के लिए हमें क्या उसके ऊपर एक लाइट फेंकनी पड़ेगी, तभी हम उसको देख पाएंगे, इतना छोटा है। जैसे ही फेंकेंगे उसी टाइम पर वो भाग पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। एनर्जी मिलती
वो एकदम से ऑटो ही भाग जाएगा। मतलब जब हम उसकी पोजीशन पता करने जा रहे हैं तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, जब हम मोमेंटम पता करने जा रहे हैं उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। मतलब हम दोनों को एक ही साथ में नहीं निकाल सकते, हीजनबर्ग ने यही कहा था। अब देखो उसका फॉर्मूला क्या था, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, कल हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें दिख जाएगा कितने क्वेश्चंस आते हैं इस पे। तुम खुद भी ट्राई करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इस टाइम पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे उतना ही तुम फायदे में रहोगे। ठीक है, क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? देखो, एक तो किसी मेटल का वर्क फंक्शन जीरो हो सकता है क्या? जीरो कैसे होगा? कोई भी मेटल अगर किसी ने पकड़ा हुआ है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए कुछ तो एनर्जी मांगेगा, फ्री फंड में तो नहीं देगा, तो ऐसे जीरो नहीं होता, स्पेसिफिक वैल्यू होती है सब। ठीक है, वाई देयर इज इंक्रीज इन इंटेंसिटी विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन। देखो, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन, कौन से विवेक किस में बात कर रहे हो आप ये? बताओ, इंटेंसिटी वाला बात आप किस में कह रहे थे? चलो तुम मुझे मतलब प्राइवेट में पूछ लेना, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या कॉल कर लेना, वहां बता दूंगा। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन है वहां पूछ लिया करो लेक्चर के बाद। अब देखो हम इस पर आते हैं वापस। अगर मुझे एनर्जी इसकी बात करनी है, देखो ये मेरा क्या फॉर्मूला है, मेरा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, तो इसको याद रखना। और अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी निकालना तो वो फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी किससे रिप्लेस हो जाता है? डेल्टा टी और डेल्टा ई से। तो ये अनदर फॉर्म है, ये वाला जो है मेरा, इसको मैं क्या बोलूंगा, अनदर फॉर्म ऑफ किसकी, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो इसको याद रखना, इस वाली फॉर्म को भी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है इसके बारे में भी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या आ गया, अब हम ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं किसमें, हम ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड में एक तरह से। क्योंकि अब हमारा जो भी मॉडल्स आते हैं वो क्वांटम मॉडल्स होते हैं, क्वांटम से रिलेटेड होते हैं, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं। अब देखो, अब हमारे उसके अंदर एक साई फंक्शन होता है, वो तुमने थोड़ा पता ही होगा उसके बारे में, तुमने 11th में पढ़ा होगा। फिर भी देखो, साई फंक्शन जो होता है वो एक तरह से जैसे एक हम बोलते हैं ना y=mx, तो x क्या होता है हमारा, उसके अंदर एक फंक्शन होता है। वैसे ही जो साई भी है वो मेरा एक फंक्शन होता है, किसका होता है, जो रिप्रेजेंट किसको करता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस ईयर में ये भी आ रखा है। जो मेरा साई होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो मेरा ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है और एम्पलीट्यूड भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेरा जो साई होता है उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस वैसे तो कुछ नहीं होती, लेकिन वो रिप्रेजेंट क्या करता है, एम्पलीट्यूड या ऑर्बिटल को वो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो मेरा साई स्क्वायर है, अगर मैं साई का स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाता है, वो सिग्निफिकेंस आ जाता है उसका, मतलब उसका वजूद आ जाता है जब मैं साई का स्क्वायर कर देता हूँ। और वो मुझे क्या बताता है, वो मुझे बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन। मतलब अगर मैं साई स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो वो मुझे प्रोबेबिलिटी बताएगा। अगर मेरे साई स्क्वायर जीरो हो गया, उसका मतलब क्या हो गया, वहां पर मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की, वो क्या हो गई, मेरी जीरो हो गई। ठीक है, तो वहां पर मेरी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी उसको ढूंढने की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया, उसी प्लेन्स को या उसी एरिया को हम क्या बोल देते हैं, देखो उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। जहां पर मेरी इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है, वो मेरा क्या हो जाता है, नोड हो जाता है। नोड मतलब क्या होता है, जहां पर मेरे को इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। मतलब मान लो जैसे मैं न्यूक्लियस में बोलूँ, हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, अगर चला गया खत्म ही हो गया, इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गया, तो मेरा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वहां जीरो होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखो, एक मेरी ये रिलेशन होता है स्ट्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं। मतलब इस इक्वेशन को तो याद ही करना पड़ेगा, इसका और कोई चारा नहीं है। तो इस इक्वेशन को याद कर लेना, और ये डायरेक्ट कई बार वो एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इस इक्वेशन को याद कर लो कि क्या होती है। ठीक है, तो इसको याद करने के अलावा कोई वो नहीं है, इसको समझाने का भी टाइम क्रैश कोर्स में तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा एक तरह फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब देखो उसके बाद क्या आ रहा है, अभी मैंने तुम्हें बताया है, जहां पर मेरा क्या होगा, साई स्क्वायर जीरो होगा, वो मेरा क्या हो जाता है, नोडल प्लेन हो जाता है। मतलब नोडल प्लेन या नोडल पॉइंट, और नोडल पॉइंट क्या होगा, जहां पर मेरे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बिल्कुल जीरो है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन, देखो ये वन है मेरा, ये मेरा वन है, वन एस एंड टू एस, और बिटवीन लोब्स ऑफ पी इज जीरो। दिखाता हूँ कैसे होते हैं।
इसका मतलब क्या है मेरा, देखो इसका मतलब है मेरी प्रोबेबिलिटी कहाँ जीरो होती है वो देख लेते हैं। पहले तो मैं दिखा देता हूँ, देखो कहाँ जीरो हो रही है, फिर हम ऊपर बढ़ते हैं। ज्यादा ही नीचे चला गया ये तो। देखो 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 इधर बस पहुंचने वाले हैं। देखो यहाँ पर देखो, मेरा ये अंदर वाला क्या है, ये वाला पार्ट, ये मैं तुम्हें दिखाने के लिए नीचे ले आया हूँ। बाकी अभी हमने इसको पढ़ना ही है कल, या जितना आज हो सकेगा। देखो ये मेरा क्या है, 1s है, और ये मेरी बाहर वाली क्या है, 2s है। और इसके बीच में मेरा क्या होता है, ये मेरा क्या है, नोड। जहाँ पर मेरा वाइट वाइट है वो मेरा क्या है, नोड। मतलब यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल जीरो है। ठीक है, ये मेरा नोडल प्लेन है। और यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, नोड। अब देखो, अब हम वापस चलते हैं हम जो कर रहे थे। हम यहाँ पर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन 1s एंड 2s और बिटवीन द टू लोब्स ऑफ पी में भी बता दूंगा। 1s और 2s का मैंने दिखा दिया। ठीक है, अभी आगे आएगा तो मैं दोबारा दिखा दूंगा, वो नीचे जाना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, अब बात आ रही है इनकी। कल मैं जब तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो तुम्हें दिख जाएगा कि इस चैप्टर में से अगर 50% क्वेश्चन आ रहे हैं जो अभी तक प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, वो इसी से रिलेटेड है लगभग। मतलब क्वांटम नंबर से रिलेटेड है, और क्वांटम नंबर का एक ये पार्ट है जो बार बार यूज होता है। तो इसको ध्यान रखना, ये फॉर्मूलाज को याद रखना। दो को तो इम्पोर्टेंट याद रखना है। देखो कौन कौन से को मैं बता देता हूँ। एक तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, एंगुलर को स्फेरिकल भी बोलते हैं तो वो कंफ्यूज कर सकता है। और अगला क्या है, रेडियल नोड्स। ठीक है, ये एंगुलर नोड्स, ये स्फेरिकल हटा दो। ठीक है, एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स। ठीक है, एंगुलर और रेडियल नोड्स याद रख लो। एंगुलर नोड्स का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है। और रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस एल माइनस वन। ये मेरा एन होता है। ठीक है, एन माइनस एल माइनस वन होता है। ठीक है, ये मेरा एल है। क्या बनता है मेरा ये, एन माइनस एल माइनस वन। ये मेरा क्या होता है, रेडियल नोड्स का। मुझे टोटल नोड्स निकालने हैं तो दोनों को ऐड कर दो, तो मेरा क्या बन जाता है, एन माइनस वन। तो ये तीनों फॉर्मूले को पक्का याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें इंपॉर्टेंस दिख जाएगी इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन के अंदर, देखो ये हमारा क्या बता रहा है। अगर मैं ये एग्जाम पिछले बस साल, पता नहीं 1 या 2 साल पहले क्वेश्चन आया था इस पर बेस्ड, ये वाले पार्ट में से। ठीक है, ये जो मैंने पूरे कंटेंट बनाया वो तुम्हारे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही बनाया जैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स का मतलब यही होगा जो हम इंपॉर्टेंट चीज है और कैसे उसको पढ़ना है वही चीज पढ़े। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर मेरा क्या होता है, अगर मैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करूँ, मतलब जिसके अंदर बस एक ही इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मान लो, उसमें क्या होता है, जो मेरी एनर्जी होती है ना सब शेल्स की, वो एनर्जी क्या एन पर ही डिपेंड करती है। मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोल लूँ, देखो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा 2s है, ठीक है, 2p है, ठीक है, 2d तो होता नहीं, तुम्हें पता ही है, आगे बताऊंगा भी क्यों नहीं होता। मान लो 3s है, ठीक है, 3p है, या 3d है, तो क्या होगा मेरा, ये इन दोनों की एनर्जी मेरी क्या होगी, इक्वल। और इन तीनों की एनर्जी भी मेरी क्या होगी, इक्वल। लेकिन वो तब तक होगी, तो वो कब तक होगी मेरी, जब मेरा क्या होगा, मेरा वन इलेक्ट्रॉन आयन होगा, मतलब जो मेरा हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होगा। ठीक है, वो तभी होगा जब मेरा वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगा, तब मेरी क्या होगी, 2s की एनर्जी 2p की इक्वल होगी, और 3s 3p और 3d तीनों की एनर्जी क्या होगी, इक्वल। लेकिन जैसे ही मेरा क्या हो गया, एनर्जी उसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो मेरा क्या हो जाता है, उसी टाइम क्या हो जाता है, मेरी एनर्जी दोनों की डिफरेंट हो जाती है, और मेरी 2p की बढ़ जाती है इससे, और 3s से ज्यादा 3p की हो जाती है, और उसके बाद 3d की। तो मतलब तुमसे अगर एग्जामिनर पूछ ले कि मेरी एनर्जी 2s 2p की इक्वल होती है नहीं होती, तो उसके दो केस होते हैं। अगर मेरी वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो उसमें क्या होगा, दोनों की इक्वल होगी, मतलब एक शेल में जितने भी सब शेल है उन सबकी एनर्जी इक्वल होगी। लेकिन अगर मेरे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो मेरी क्या हो जाती है, एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। और एनर्जी किसकी ज्यादा होगी वो डिपेंड करता है n+l रूल। ठीक है, अब देखो 3s में मेरा n+l क्या है,
n क्या मेरा 3 और s के लिए l क्या होता है 0, तो ये बन गया 3, ठीक है। और 3p के लिए मेरा क्या हो गया, n क्या हो गया 3, p के लिए l क्या होता है 1, तो मेरा क्या हो गया ये 4, तो 3 से बड़ा 4 होता है, इस वजह से ही 3p की एनर्जी मेरी क्या होती है ज़्यादा है। अब अगर 3d की बात करूँ, 3d में देखो n प्लस l लगाऊंगा तो क्या बनेगा 3 प्लस d क्या हो गया 2, तो 5 होगा। तो इसका देखो 3 आया था वैल्यू, n प्लस l की इसकी क्या आई थी 4 और इसकी क्या आई थी 5, इसका मतलब क्या हो गया मेरी एनर्जी 3D की ज़्यादा होगी। और ये किस पर बेस्ड हो रहा है, ये आउफो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हम बता रहे हैं, वैसे उसी ने बताया था n प्लस एल से हम एनर्जी बताते हैं ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं बात करूं एनर्जी जो हम ऑर्बिटल्स में भरते हैं वो भी हम किस बेसिस पे भरते हैं अकॉर्डिंग टू आउफो प्रिंसिपल, जो क्या बोलता है कि एनर्जी हम ऐसे भरेंगे जिसकी सबसे कम n प्लस एल रूल वो होगा उतनी ही पहले उसको भरा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहता है कि मैं कम एनर्जी वाले में रहूं। तो कम एनर्जी किसकी होती है, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास होता है या जिसकी कम एनर्जी होती है, ठीक है। तो जितना ज्यादा वो न्यूक्लियस के पास रहना चाहता है उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरते हैं हम जिसका n प्लस एल छोटा होता है, ठीक है। वैसे जैसे n प्लस एल बढ़ता जाएगा और तो हमारे क्या हो जाएगी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन उनमें बाद में भरे जाते हैं, ठीक है। देखो अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए दो एक के लिए, तो मेरा जिसका n ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। जैसे देखो 4s 5d और 3p है, ठीक है। अगर मुझे इनको ऑर्डर में लगाना है n प्लस एल के, ठीक है, तो ये देखो इसके लिए मेरा क्या हो जाएगा 4s के लिए क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 4 हो गया, 5d के लिए क्या हो जाएगा मेरा 4 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो क्या बन जाएगा 7, और 3p के लिए मेरा क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो ये 4 हो गया। देखो 5d तो सबसे आगे चला गया, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, जीत गया। अब बात आ रही है 3p और 4s के लिए मेरे पास n प्लस एल की वैल्यू क्या आ रही है सेम। तो अब क्या देखेंगे हम 4s में n की वैल्यू बड़ी है और इसके अंदर छोटी है, मतलब 4 बड़ा होता है 3 से, तो इसका मतलब क्या होगा मेरी एनर्जी 4s की क्या हो जाएगी ज़्यादा। तो सबसे पहले हमें n प्लस एल देखना है, अगर वो भी सेम आ जाए फिर हमें क्या देखना है n देखना है किसी भी इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल की एनर्जी देखने के लिए, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं अगर मेरा एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए देगा वो तुम्हें, अगर मेरा एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो तुमसे पूछे कि इन तीनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो n प्लस एल रूल पे नहीं जाना, फिर बस हमें n देखना है, और n में हमें पता है 4s और 4p का n सेम है तो वो इक्वली होगा और 3d की वैल्यू कम होगी, ठीक है। ये कब होगा ये वाला केस, जब मेरा क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 1 होंगे, मतलब वो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होगी, ठीक है। उसके अंदर हमें कंफ्यूज नहीं होना, उसमें हमें क्या देखना है खाली n, और इस केस में हमें क्या देखना है जब मुझे मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रखा हो तो हमें n प्लस एल देखना है, ठीक है। अब देखो अगला क्या आता है हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या कहता है कि भाई ध्यान रखो तुम सब में बराबरी में बांटोगे, मतलब जो मैं धन दौलत दूंगा तुम्हें वो तुम्हें बराबरी में बांटनी है, और एक एक करके, मतलब अगर मैं 3 लाख रुपए दे रहा हूँ तो पहले सारे एक एक लाख लेंगे, ठीक है। अगर मैं 4 लाख दे रहा हूँ तो वो क्या होगा पहले सारे एक एक लेंगे, फिर जो चौथा बचेगा मतलब सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। सबसे बड़ा भाई कौन, मतलब सीक्वेंस में चलना है हमें, और हमेशा एक ही यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा बना दो, देखो ऐसे तीनों को हमें क्या एक ही डायरेक्शन में देना है, तो ये नहीं कि दो हमने सीधे बनाए और एक उल्टी स्पिन का दे दिया, ऐसा भी नहीं करना। तो पोली क्या कहता है, जो ये हमारा हुन्स रूल है वो क्या कहता है इलेक्ट्रॉन को हम फिल कैसे करते हैं अनपेड में, मतलब जिनकी एनर्जी इक्वल होगी उनको हम बराबरी में बांटेंगे और बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में बांटेंगे, ये नहीं कि उल्टा सीधा, बिल्कुल एक डायरेक्शन में। और जब तक तीनों में बराबरी ना बढ़ जाए उस तब तक हम दूसरे को एक एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। जैसे इसके अंदर देखो एक इसको दिया दूसरा इसको, तो तीसरा यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो हमारा तीसरा वो इसी को दे दिया, तो इस वजह से ये भी क्या हो गया फेल हो गया, मतलब ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। अगला क्या आता है पोलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, वो मेरा क्या कहता है पोलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कि मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, मतलब अगर किसी के 3 क्वांटम नंबर सेम है ना, जैसे देखो इसके अंदर देखो इसकी बात करो, इसका मेरा एन भी सेम है, ठीक है, एल भी सेम है, लेकिन एम डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो मतलब और एस क्या हो गया सेम हो गया, मतलब क्या हो गया किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया मेरा चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, अगर वो सेम हो गए वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब सब इलेक्ट्रॉन के, जैसे तुम्हारा आधार कार्ड है, तुम्हारा आधार कार्ड में सबका अलग अलग होता है नंबर, ये नहीं है कि दो बंदों का सेम हो जाए, वैसे ही पोलर एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कह रहा है चारों क्वांटम नंबर क्या होंगे डिफरेंट होंगे, मतलब चारों सेम नहीं हो सकते, उनमें से एक ना एक जो क्वांटम नंबर होगा वो डिफरेंट होगा ही होगा, ठीक है। बाकी अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।